नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर। राजधानी दिल्ली सहित देश के कई शहरों को हिलाने की आतंकियों की साजिश का भंडाफोड़ हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों के इस टेरर मॉड्यूल को ढेर कर दिया। आपको बता दें कि 6 आतंकी देश के कई इलाकों में विस्फोट करने की फिराक में थे। दिवाली, दशहरा और नवरात्र जैसे त्योहारों पर ये आतंकी देश को दहलाने की साजिश में थे और अब इन आतंकियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें पकड़ लिया और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन सभी 6 आतंकियों को भेज दिया गया है। तो देश को दहलाने की आतंकी साजिश का दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र से 6 आतंकियों को भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। बताया यह भी जा रहा है कि आतंकी देश के कई इलाकों में आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। तो वहीं अब पुलिस ने सभी आतंकियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया गया है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पीएलआई के तहत 25,000 करोड़ की राशि से ज्यादा की अनुमति दे दी गई है। साथ ही ड्रोन सेक्टर में भी पीएलआई के तहत 120 करोड़ से ज्यादा की अनुमति दे दी गई है। वहीं कैबिनेट में ऑटो सेक्टर के लिए ये कहा है कि लगभग 7.5 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में ऑटोमोबाइल सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर को राहत मिली है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएलआई के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों और हाई फ्यूल व्हीकल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 25,938 करोड़ की मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इस फैसले के बाद ऑटो सेक्टर में सरकारी अनुमान के मुताबिक 7.5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने इस साल भी पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि पिछले 3 सालों में दिल्ली में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए इस साल भी पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगाई जा रही है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। वहीं सीएम केजरीवाल ने व्यापारियों से अपील की है कि व्यापारी इस पर पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए पटाखों का भंडारण ना करें। तो दिल्ली में बीते 3 सालों की तरह इस बार भी दिवाली पर पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर रोक है। इसकी घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए की। यह फैसला उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए लिया। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया कि पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली की प्रदूषण की स्थिति खतरनाक हो जाती है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 1 दिवसीय दौरे पर बाराबंकी आ रहे हैं, जहां पर वो अलग अलग 2 विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे ये मंच है जहां से कल योगी आदित्यनाथ जी जनसभा को संबोधित करेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, कुर्सियाँ लगाई गई हैं जहाँ पर जनता बैठेगी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के भाषणों को सुनेगी। और वो यहीं से 246 विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे व शिलान्यास करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास में बाराबंकी को गति देंगे। चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे, अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बताएंगे जो इस बीच ब्रेकिंग न्यूज चंडीगढ़ से सामने आ रही है। चंडीगढ़ में हुई है उच्च स्तरीय बैठक। बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर चंडीगढ़ से। सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। आपको बता दें आंदोलन से नुकसान पर चर्चा की गई है इस बैठक के दरमियान। तो तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। बैठक में गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, प्रदेश के तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी है। बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना के लिए यह बैठक की गई है। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश स्तरीय हाई पावर कमेटी गठित की गई है।
गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिवर जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। पवन, मैं चाहूंगा विस्तार से बताएं इस बैठक के बाद क्या कुछ रहा। जी बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ आवास पर जो किसानों का आंदोलन है उसके चलते जो बॉर्डर पर रास्ता बंद है उसको खुलवाने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। और दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ये आदेश दिए थे कि बॉर्डर पर जो रास्ता बंद है उसको खुलवाने पर सरकार जो विचार करे। कोर्ट ने ये आदेश दिए थे। इसी के चलते आज एक उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई है। बैठक में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मौजूद रहे हैं, हरियाणा के डीजीपी, हरियाणा के गृह सचिव समेत आला अधिकारी शामिल थे। बैठक के बाद अनिल विज ने जानकारी दी है कि आज की बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का फैसला हुआ है। इस कमेटी में हरियाणा के जो गृह सचिव है राजीव अरोड़ा वो मौजूद रहेंगे और इसके अलावा हरियाणा के डीजीपी और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इस कमेटी में शामिल होंगे। और ये कमेटी जो है वो किसान मोर्चा के जो नेता हैं उनसे बातचीत करेगी। बातचीत के बाद समाधान जो है वो निकालने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये जानकारी अनिल विज ने बैठक के बाद पवन, कोशिश होंगी समाधान निकाला जाए उस पूरे प्रकरण पर। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और वापस लौटेंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर्स की तरफ। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच अब्बाजान शब्द के बाद अब चचाजान शब्द चर्चा में है। दरअसल आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ओवैसी को चचाजान बताया। आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ओवैसी की जो पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है जो मिलकर किसानों को बर्बाद कर रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है। इसी बीच अब्बाजान शब्द के बाद अब चचाजान चर्चा में है। दरअसल आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचाजान बताया। टिकैत ने कहा कि बीजेपी के चचाजान असदुद्दीन ओवैसी यूपी आ गए हैं। अगर ओवैसी बीजेपी को गाली भी देंगे तब भी उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा क्योंकि बीजेपी और ओवैसी एक ही टीम है। आपको बता दें इसके पहले सीएम योगी ने अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल किया था जिसके बाद विवाद हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को ST/SC मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि ST/SC प्रमोशन के आरक्षण को लेकर राज्यों को स्वयं तय करना होगा कि वह इसे कैसे लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोबारा फैसला देने से इनकार कर दिया है। हालांकि पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कहा था कि स्पष्ट दिक्कतों के साथ आए ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को SC/ST के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि SC/ST प्रमोशन में आरक्षण को लेकर राज्यों को तय करना होगा कि वे इसे कैसे लागू करते हैं। कोर्ट ने इस संबंध में अपना फैसला फिर से खोलने से इनकार कर दिया। हालांकि इससे पहले पिछले आदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कहा था कि वो स्पष्ट दिक्कतों के साथ आए ताकि मामले में आगे बढ़ा जा सके। IPL 2021 के दूसरे चरण का पहला मैच 19 सितंबर को चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। CSK के ऑलराउंडर सैम करन अपना पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। हाल ही में हुई भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सैम करन इंग्लैंड टीम का हिस्सा थे। नियमों के अनुसार दुबई पहुंचने के बाद उन्हें 6 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना था, लेकिन सैम करन अभी तक दुबई नहीं पहुंच पाए हैं, जिसकी वजह से अपनी टीम से पहला मैच वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। सीएसके पहले ही अपने सलामी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस को लेकर चिंता में है और अब करेन की भी पहले मैच में उपलब्ध नहीं रहेंगे। चेन्नई के लिए चीजें सही दिशा में जाती नजर नहीं आ रही। फाफ डु प्लेसिस, डैन ब्रावो और इमरान ताहिर कैरेबियन प्रीमियर लीग 2021 का फाइनल खेलने के बाद सीएसके टीम से जुड़ेंगे, मगर उन्हें 6 दिन के लिए क्वारंटीन नहीं होना होगा क्योंकि CPL के बबल से IPL बबल में एंट्री करेंगे। भारी बारिश होने की वजह से देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। वहीं गुजरात में पिछले कई दिनों से बुरा हाल। आपको बता दें कि गुजरात में कई गांवों का संपर्क भी बारिश की वजह से टूट चुका है। वहीं स्टेट और नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया गया है।
आपको बता दें कि गुजरात में कुछ ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। वो इलाका जामनगर, राजकोट और पोरबंदर है। कहा जाता है कि अमूमन इस इलाके में बारिश नहीं होती है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई है। भारी बारिश के कारण देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं गुजरात में पिछले कुछ दिनों से बुरा हाल है, जहां कई गांवों से संपर्क टूट चुके हैं। तो भारी बारिश के कारण कई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बंद कर दिए गए। गुजरात में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाके जामनगर, पोरबंदर, राजकोट और जूनागढ़ जिले हैं। ऐसा माना जाता है कि इन इलाकों में बारिश कम होती है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई है। यमुनानगर में आज बीजेपी ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जिस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा ये बयान दिया गया है कि किसान आंदोलन जो है वो हरियाणा में जाकर करें, तो हरियाणा कोई आंदोलन स्थली नहीं है। जिस प्रकार से आंदोलन हो रहा है और जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन है, इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है और बीजेपी हरियाणा में इस प्रकार से ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन है, इसमें कुछ तथाकथित लोग हैं जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन भिन करने का काम कर रहे हैं और केवल कानून व्यवस्था को जो है खराब कर रहे हैं और माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है कि वो शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस आंदोलन के अंदर जो लोग हैं, जिस प्रकार से मारपीट की जा रही है, रेप जैसी घटनाएं हैं या जिंदा जला देने वाली घटनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं देशद्रोह की तरफ जाती हैं और इस प्रकार से करना बेहद गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम जो है किसानों का उकसाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा बिल्कुल शांति प्रिय है और ऐसा बीजेपी बिल्कुल भी नहीं होने देगी। दिल्ली में गिरफ्तार किए गए आतंकवादी के बहराइच से जुड़े हुए हैं तार। दिल्ली पुलिस ने कल जिन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें से पकड़ा गया एक आतंकवादी अबू बकर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का रहने वाला है। अबू बकर बहराइच के थाना कैसरगंज क्षेत्र के सोनारी चौराहा का रहने वाला है और कुछ वर्षों पूर्व अपने माता पिता के साथ सऊदी अरब चला गया था। सन 2013 में सऊदी अरब से आने के पश्चात उसने अपनी शिक्षा सहारनपुर के देवबंद से ग्रहण की है और कुछ महीनों पहले वो बहराइच में अपने पैतृक गांव में आकर के रहने लगा था और कुछ दिनों पूर्व वो जमात के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था और वहीं से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया गया है। अबू बकर को जिन आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार किया गया है, उनके कहीं न कहीं तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े बताए जा रहे हैं और ये आतंकवादी आने वाले त्योहारों में लगातार भारत के कई शहरों में सिलसिलेवार बम विस्फोट की योजना बना रहे थे। अबू बकर की गिरफ्तारी के पश्चात बहराइच में सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क हो गई हैं और यहाँ पर लगातार सघन चेकिंग का अभियान जारी है। देश में 9 महीने से भी ज्यादा का लंबा किसान आंदोलन हो चुका है और 17 सितंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र का कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए हिसार जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार दूसरी लहर में जिस तरह से मरीजों की तादाद ज़्यादा हो गई थी तो स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं हैं वो चरमरा गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए अब हिसार जिला प्रशासन की ओर से पहले ही पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। चाहे ऑक्सीजन की बात हो या फिर बेडों की बात हो, हर वो व्यवस्था की जा रही है जो यदि तीसरी लहर आती है तो उसमें मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं हिसार जिला प्रशासन की ओर से आदेश दिए गए हैं कि हिसार के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे वैक्सीनेशन की जाए और दूसरी ओर हिसार के जो सरकारी अस्पताल है उसकी ओर से महा वैक्सीनेशन डे भी मनाया जा रहा है, जिसके तहत हिसार के अंतर्गत आने वाले सभी गाँव में 201 जगह पर वैक्सीनेशन है वो की जा रही है और एक टारगेट रखा गया है कि नवंबर माह के अंत तक हिसार के जितने भी लोग हैं जिनकी आयु 18 साल से ऊपर हैं सभी को वैक्सीन लगा दी जाए। रोहतक जिले के दसैया गांव में 22 वर्षीय युवक की तेजधार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। युवक का शव घर के कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के ही कुछ युवकों पर लगाया है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और FSL टीम को बुलाया गया, जांच की गई। वहीं पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दसिया गांव का रहने वाला विकास ऑटो चलाता था और देर रात वह अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद था, जिसके बाद लगभग कल सुबह 3 बजे वह घर पहुंचा और अपने भाई को अपने साथियों के साथ झगड़ा होने की बात बताई और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया।
लेकिन सुबह देखा तो उसका शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ मिला था। मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने सूचना के आधार पर जांच की गई और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि परिजनों ने उस गांव के ही लोगों पर शक जताया है। हरियाणा सरकार गौ संवर्धन पर लाखों करोड़ों की लागत से प्रदेश भर में गौशालाएं खुलवा रही है, बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अभी भी गाय सड़कों पर बदहाली की हालत में बेसहारा पशुओं की तरह सड़क पर घूमती नजर आ रही है, जिसके चलते शहरवासियों की जान आफत में बनी हुई है। साथ ही लगातार दुर्घटनाएं होने की संभावना भी बढ़ गई है। नगर निगम को शहर को बेसहारा पशु मुक्त बनाने के लिए सभी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन नगर निगम की टीम काम करती जमीन पर नजर नहीं आ रही। बेसहारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में छोड़ने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन नगर निगम की लापरवाही से शहर में बेसहारा पशु लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन संबंधित अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। मेन सड़क तो छोड़िए, गली मोहल्ले में बेसहारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसी के साथ बड़ा हादसा होता है तो जिम्मेदार अधिकारियों का जवाब देना भारी पड़ेगा। उस समय यह क्या जवाब देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक सीवर लाइन का यहाँ काम करवाया गया था। लोहा मंडी और पुलिस लाइन के आगे से एक लंबा रोड है, करीबन 4 किलोमीटर का ये टुकड़ा है। लेकिन सीवर लाइन के काम के बाद रोड की जो स्थिति है वो बहुत बिगड़ चुकी है। मार्केट है, रेलवे स्टेशन है, पुलिस थाना है, पुलिस लाइन है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है। ऐसी स्थिति में 2 महीने से यहाँ के व्यापारी भी परेशान हैं और आने जाने वाले आम लोग भी। अगर प्रशासन की बात की जाए तो अभी तक प्रशासन इस बारे में कहीं भी सतर्क दिखाई नहीं दे रहा, कहीं योजना सरकार की दिखाई नहीं दे रही। हालांकि इस रोड को लेकर के मानव अधिकार आयोग 17 तारीख को नारनौल में दौरा करेंगे और प्रशासन से इसके बारे में पूछा जाएगा कि आखिर इस रोड की जो दुर्दशा है इतने लंबे समय से क्यों है, इसको आखिर ठीक क्यों नहीं किया गया। अब ये देखने वाली बात है कि मानव अधिकार आयोग के एक्शन के बाद सरकार और प्रशासन क्या कार्रवाई कर पाती है। हमीरपुर में रोगी कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, चंडीगढ़ पीजीआई रिसर्च ब्लॉक बी की बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर आग लग गई। आग अचानक लगने के कारण वहां पे अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, वहीं जानी माली नुकसान की कोई भी सूचना नहीं है और अग्निशमन विभाग की तरफ से आग पर भी काबू पा लिया गया है। सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाई थी, ताकि कर्मचारी टाइम से कार्यालय में आ सके। लेकिन आज जब जिला उपायुक्त ने 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में कई विभागों का जब निरीक्षण किया तो पाया कि 100 से ज्यादा कर्मचारी कार्यालय से नदारद थे। आज सुबह जिला उपायुक्त ने अपने खुद के साथ साथ 5 टीमों का गठन और किया था, जिसने जिला सचिवालय से लेकर जो जिले के और जो विभाग थे वहां का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पाया कि कई कार्यालयों में तो सिर्फ सेवक जो है वहां का, उसको छोड़कर सभी के सभी कर्मचारी व अधिकारी नदारद पाए गए। अब अधिकारी का कहना है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक 100 कर्मचारी जो है कार्यालय से नदारद होना, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। चले फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।